हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम कुल मिलाकर 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्षता संभाली है? ठीक है, इसका यहाँ पर इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है: इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हमारे पास कुल 4 ऑप्शन है और इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें चूज़ करनी है। तो जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि इस क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का हम शॉर्ट में जो डिटेल्स है देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसके शॉर्ट नोट को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका शॉर्ट नोट है, ब्रिक्स के बारे में दिया गया है। ठीक, और उसके बाद कुल मिलाकर यहाँ पर आपको इसके की इंस्टीट्यूशन जो रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, इन सबको हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुल मिलाकर देखेंगे ये क्यों न्यूज़ में है, और उसके बाद न्यू डेवलपमेंट जो है, ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका, उसका किसने अध्यक्षता किया है, यानी हमारे क्वेश्चन के आधार पर इसका उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उसके आधार पर पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है। ठीक, उसके बाद आते हैं इसके आंसर पर। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास ब्रिक्स के बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो बहुत ही कंपलसरी है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। तो यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है ब्रिक्स का? तो बी से जो होता है ब्राज़ील, ठीक है, फिर आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था ब्रिक के रूप में। ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं था। ब्रिक के रूप में जो साउथ अफ्रीका है दोस्तों, वो ज्वाइन किया था 2010 में। ठीक है, उसके बाद इसका नेचर देख लेते हैं। तो नेचर जो है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमिक, जो भी जितने जो इकोनॉमिक इमर्जिंग इकोनॉमिक है उनका एक ग्रुप है। ठीक है, इनफॉर्मल है। और सिक्योरिटिएट की बात करें तो कोई भी परमानेंट सिक्योरिटिएट नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी परमानेंट सिक्योरिटिएट नहीं है। ठीक, तो उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है ब्रिक्स मेंबर्स के बारे में। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्रिक्स मेंबर्स हैं, और आपको ऊपर बता भी दिए कि 2000, ठीक है, जो हमारा साउथ अफ्रीका है वो बाद में ज्वाइन किया था। ठीक, तो एक्सपांडेड ब्रिक्स सिंस, ठीक है, ब्रिक्स को एक्सपांड किया गया 2024 में। ठीक है, जिनमें नए मेंबर्स जुड़े हुए हैं। ठीक, और ये प्रीलिम्स के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। तो की ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का रिफॉर्म इसमें हुआ। ठीक, तो ये सारे चीज़ से रिलेटेड है इसका जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन, और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करना। इंक्रीज रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस में डेवलपिंग कंट्री का रोल इंक्रीज करना। इसका इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कौन कौन से है? तो एक है एनडीबी, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका स्टेब्लाइजमेंट हुआ 2014 में। ठीक है, फोर्टिलेजा समिट के दौरान। और इसका हेड क्वार्टर संघाई चाइना में है। ठीक है, और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके बाद पर्पस इसका क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, लाना। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी सीआरए। ठीक है, और उसके बाद पर्पस इसका क्या है? तो पर्पस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और लिक्विडिटी को सपोर्ट करना। ठीक है,
तो चलिए अब देखते हैं इसका, ठीक, कि और आगे इसका जो है वो देख लेते हैं। तो ब्रिक्स संक्षिप्त में इसका और परिचय थोड़ा-सा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ब्रिक्स 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक? ब्रिक्स ये हिंदी में आपको दिया गया है ताकि जो लोग हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा कुछ यहाँ पर भी पॉइंट्स दिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जिसकी स्थापना 2014 में, ये भी हिंदी में दिया गया है, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं हिंदी में, उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। और प्रीलिम्स के लिए देख लिए तो ब्रिक्स कोई सैन्य संगठन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है? कि ब्रिक्स जो है कोई सैन्य संगठन नहीं, यानी मिलिट्री अलायंस नहीं है। उसके बाद इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, और आर्थिक और वित्तीय सहयोग के पर ये केंद्रित है, ठीक है? ये हिंदी में आपको है, तो वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो जो लोग हिंदी से रेडी कर रहे हो अपना हिंदी से कर ले, ठीक है? तो इसका जरा हम अब आते हैं इसके आंसर पे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखते हैं अब। तो आपको जैसा कि और न्यूज़ में आप सुने होंगे, तो इसका जो ब्राज़ील है, ठीक है? ब्राज़ील, इसने जो ब्रिक का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसकी अध्यक्षता संभाली है, ठीक है? इस बार। तो इस तरह से हम लोग इसकी शॉर्ट न्यूज़ को भी देख लिए, ठीक है? जितने भी शॉर्ट न्यूज़ थे जो आया था, और उसके बाद इसकी जो ब्रिक्स के बारे में थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में भी देख चुके हैं। तो ब्रिक्स और इसके बाद इसके मेंबर के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में देख चुके हैं। और फिर बाकी की जो हिंदी में है, ठीक है? जो हिंदी से प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम में, उनके लिए भी है। और इस तरह से हमारा ये पूरा कवर हो चुका है, ठीक है? अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पर हमारे वीडियो का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 कब मनाया गया, ठीक है? तो आपके पास कुछ चार ऑप्शन है: 1 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी और 10 फरवरी। तो ये तो 5 फरवरी और 10 फरवरी तो अभी आया नहीं है, ठीक है? इसलिए ये तो कैंसिल है। तो इसको जरा सा हम लोग पहले डिटेल में देख लेते हैं। हमारे पास कुछ दो ऑप्शन बचा है, 1 फरवरी और 2 फरवरी, ठीक है? तो पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, हम ऑप्शन में आते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यह दिवस जो है रामसर कन्वेंशन जो 1971 में, ठीक है, 1971 में शुरू की गई थी, इसकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वेटलैंड्स के संरक्षण से जुड़ी हुई है, ठीक है? यानी जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित किया जाता है इसके अंतर्गत। रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर रामसर में हुए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और रामसर कहाँ पर है? ईरान में, ठीक है? वेटलैंड्स में लेक्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स, पीटलैंड्स, कोरल रीफ शामिल है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा सकता है। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और इसको आप जरूर से याद रखिएगा, ठीक है? और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी का जो आप देख लीजिएगा, ठीक है? यही सेम चीज़ है, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा पूरा पूरा। अब एक बार हम थोड़ा-सा रिकॉल भी करा देते हैं। वेटलैंड्स जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? भारत जो है 1982 में, ये भी आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको देख लीजिएगा और इससे ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। भारत 1982 में रामसर कन्वेंशन का सदस्य बना था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसको ज़रूर से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, ठीक है? ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, ठीक है? तो ये हमारा है चिल्का, ठीक है? चिल्का लेक है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट, ठीक है? हमारे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है? सुंदरबन है, ठीक है? सुंदरबन डेल्टा, वेट जो डेल्टा सुने होंगे, ठीक है? सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर सुंदरवन में ही एक वेटलैंड्स है, वो है, ठीक है? और नेक्स्ट है हमारा वेटलैंड्स जैव विविधता के हॉट स्पॉट माने जाते हैं। वेटलैंड्स पर मुख्य खतरे कौन कौन से हैं? अर्बेनाइजेशन का, ठीक,
उसके बाद पॉल्यूशन का और क्लाइमेट चेंज का, ठीक है, ये हो गया हमारा। और वर्ल्ड वेटलैंड जो वेटलैंड्स डे है 2026 का थीम क्या है? रामसर सेक्रेटरीट द्वारा घोषित की जाएगी अभी, ठीक है, अभी घोषित नहीं हुई है, तो इसको अभी घोषित की जाएगी। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बाबेल मंडप स्ट्रेट किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ठीक है, तो हमारे पास कुछ चार ऑप्शन है। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से, और अरबियन सी को पर्शियन गल्फ से, और ब्लैक सी को कैस्पियन सी से। तो ये जो हमारा ऑप्शन है इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो ये जो हमारे पिछले वीडियो, ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है इसका, और इसमें जो पिछला वीडियो जो हमने पढ़ाया था, गाजा गाजा स्ट्रिप, बाबेल मंडप, रेड सी, ठीक है, तो इसमें हमारा ये वाला दिया गया है। इस वीडियो को पार्ट वन ये हमारा है, इस वीडियो को आप अगर देख लेंगे, ठीक है, ये जो हमारा प्लेस इन न्यूज़ आया था, जितने भी जगह प्लेस न्यूज़ में आए थे, ठीक है, उनका मैं एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिनमें हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो चुका है। ठीक है, इसमें हमने गाजा स्ट्रिप, बाबेल मंडप, रेड सी और राफा बॉर्डर के बारे में, ठीक है, इसे कवर किया है, तो इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ये कवर किया गया है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन है ये इसी वीडियो में इसका आंसर है। थोड़ा सा डिटेल में आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप कवर कर लेंगे। तो इसको देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बाबेल मंडप स्ट्रेट किन जो जल दो निकायों को जोड़ता है? ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है वो बी है। इसके लिए कोई शॉर्ट नोट नहीं लाए हैं, क्योंकि इसका हमारा जो है इसका जो डिटेल में थोड़ा सा हम वीडियो में हमने बना दिए हैं, तो आप उसको जरूर से जाकर देख लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप हमारे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य किस अधिनियम को रिप्लेस करना है? ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इंडिया एक्ट का उद्देश्य किस अधिनियम को रिप्लेस करना है? ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में देख लेंगे, फिर उसके बाद इसके आंसर पर आएंगे। ठीक है, तो इसको जरा सा हम देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस की ओर। तो हमारे पर कुल मिलाकर चार ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, आईटी एक्ट 2000, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ट्राई एक्ट, ठीक है, और है हमारा कंपटीशन एक्ट। इनमें देखेंगे कि ये किसको, ठीक है, रिप्लेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि आईटी एक्ट 2000, ये इसको रिप्लेस किया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है ये इसको रिप्लेस करना है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में आया था, ठीक है, इसको ये रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इसको जरा सा हम लोग पहले देख लेते हैं, डिजिटल इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इसके बारे में आप जितने भी पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं उसे जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसको क्वेश्चन में आपसे जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, डिजिटल इंडिया एक्ट आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करने के लिए प्रपोज्ड, ठीक है, लॉ है। तो ये आपका पहला का जो आंसर है ऑप्शन का, वो यहीं पे दिया गया है। उसके बाद जो डिजिटल इंडिया एक्ट है, इसका उद्देश्य क्या है? मॉडर्न डिजिटल इकोसिस्टम को रेगुलेट करना। ठीक है, इसका जो इसमें जो है डिजिटल इंडिया एक्ट में जो एआई है, सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको ये कवर करता है। आईटी एक्ट 2000 को ये आउटडेटेड माना गया, इसलिए इसको लाया गया। ठीक है, डीआईए में यूजर सेफ्टी और ऑनलाइन हार्म प्रिवेंशन पर जोर दिया गया है। ठीक है, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स पर अधिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तय की जाएगी, यानी कि उनका जवाबदेही ज़्यादातर होगा। और इसमें फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटने के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसकी और कुछ डिटेल में है, तो इस पे भी देख लेते हैं क्या पॉइंट्स है।
तो इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी फ्रेमवर्क को और सख्त बनाया जाएगा। अच्छा, इंटरमीडिएटरी लायबिलिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, ये अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे, एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि देखिए, इंटरमीडिएटरी मीडियरी लायबिलिटी फ्रेमवर्क क्या है, तो इसमें एक जो थर्ड पार्टी है, जैसे कि एक पर्सन है जो किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी वीडियो को या फिर पोस्ट को, ठीक है, डाला, या किसी फोटो पे डाला, और ये हमारा वो प्लेटफॉर्म है, ये इस पे डाला, ठीक है, तब इस प्लेटफॉर्म से होकर बाकी यूजर्स के पास जब जाएगा, ठीक है, जो बाकी के यूजर्स उनके पास जाएगा, तो ये हमारा इंटरमीडिएट का काम करता है। इसको क्या करना है कि इसको जो ये फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया गया था कि आप कुछ कंटेंट को हटा दिया करिए जो सेंसिटिव है या फिर कुछ इस तरह से है, तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क लाया गया था, उस फ्रेमवर्क को और सख्त बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एआई रेगुलेशन पहली बार इंडियन डिजिटल लॉ में शामिल होगा, ये भी याद रखिएगा कि ये पहली बार होगा। डीआईए में एल्गोरिदम अकाउंटेबिलिटी की कॉन्सेप्ट लाई जाएगी। डेटा प्रोटेक्शन के लिए डीआईए डीपी डीपी एक्ट 2023 के साथ काम करेगा, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा इसमें। उसके बाद इसका लक्ष्य है सेफ, ट्रस्टेड और अकाउंटेबल इंटरनेट। डिजिटल इंडिया एक्ट अभी बिल स्टेज में है, एक्ट नहीं बना है, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और हमें पूरा सपोर्ट करिए। तो हम आपको काफ़ी सारे जो न्यूज़ में अ, जो भी टॉपिक्स आते हैं वो भी कवर करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभी ये हमारा स्टार्टिंग है वीडियो, तो इसको जरूर से आप हमें सपोर्ट करें। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकंड लागू किया, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लोग इसको भी जो है इसमें कोई क्वेश्चन शायद नहीं लाए हैं, इसका वो जो शॉर्ट नोट है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं कि जो हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज टू को लागू किया है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कुछ स्टेट्स हैं, तो इनमें देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें हमारा जो ऑप्शन है गुजरात, ठीक है, गुजरात है। इसमें देखिए क्या है ना कि ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये कई राज्यों में लागू किया गया है, ठीक है। तो हाल ही में अगर देखा जाए तो ये गुजरात में लागू किया गया है, हालांकि ये 7 स्टेट में लागू किया गया है, ठीक है। इसको 7 स्टेट्स में लागू किया गया है। तो इनमें तमिलनाडु भी है, और उसके बाद आपका इसमें कवर है हमारा राजस्थान भी, बट हालांकि अभी जो है हाल ही में इसको गुजरात में लागू किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आर्टेमिस मिशन से। आर्टेमिस मिशन से, ठीक है, किस संगठन से संबंधित है। आर्टेमिस मिशन किस संगठन से संबंधित है, हमारे पास कुल चार ऑप्शन है। पहले हम इसको इसके शॉर्ट नोट के थ्रू इसको समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आते हैं इसके शॉर्ट नोट पर। तो देखिए, आर्टेमिस मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइंस रिलेटेड है। ये मिशन नासा का, ठीक है, ह्यूमन मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, यानी किसका है दोस्तों, नासा का। तो इस अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं डेप्थ में। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, चंद्रमा पर फिर से इंसानों को भेजना, ठीक है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि चंद्रमा को, ठीक है, इंसानों को चंद्रमा पर फिर से भेजना। आर्टेमिस प्रोग्राम का नाम जो है ग्रीक मून गॉडेस के नाम पर रखा गया था। ये ग्रीक जो है मून गॉडेस एक देवी है जिनका नाम है आर्टेमिस, उनके नाम पे रखा गया है। उसके बाद इसमें फर्स्ट वुमेन और नेक्स्ट मेन को मून पर भेजना, ठीक है, भेजने की योजना बनी है। एक पहली औरत और एक पहला कोई व्यक्ति जा चुका है, ठीक है। तो अब ये अगला व्यक्ति होगा और एक औरत होगी। अब देखिए,
नासा इसकी लीगल एजेंसी है, ठीक है? लीड एजेंसी जो है वो नासा है। इंटरनेशनल पार्टनर भी इसका इसमें शामिल है, ठीक है? आर्टेमिस प्रोग्राम अपोलो मिशन का सक्सेसर है, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा, जो अपोलो मिशन हुआ था, ठीक है, जिसमें एक आदमी एक मतलब कि पुरुष गया था, कोई भी स्त्री नहीं थी। अब इसका जो सक्सेसर है, यानी इसके बाद अब आर्टेमिस मिशन को भेजा जा रहा है, ठीक है? तो अपोलो मिशन जो था वो चंद्रमा पर गई थी, ठीक है? अब इसके बाद ये जा रहा है, ठीक। उसके बाद एक फोकस किस पे है, तो ये सस्टेनेबल लूनार एक्सप्लोरेशन पर फोकस है, ठीक है। ओरियन स्पेस क्राफ्ट, ओरियन स्पेसक्राफ्ट, इसे ओनियन से भी याद रख सकते हैं, और स्पेस लॉन्च सिस्टम का इसमें उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आर्टेमिस फर्स्ट जो है 2022 में, ठीक है, ये टेस्ट किया गया था अनक्रूड टेस्ट मिशन मून ऑर्बिट कंप्लीट, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मून ऑर्बिट को ये कंप्लीट किया था। आर्टेमिस सेकेंड, ठीक है, आर्टेमिस जो सेकेंड है वो क्रूड लूनार फ्लाई बाई मिशन था। इसमें एस्ट्रोनॉट जो थे शामिल थे। और आर्टेमिस थर्ड जो है ह्यूमन मून लैंडिंग मिशन था, ठीक है। उसके बाद इसको पोल रीजन में उतारा गया था, ठीक है। मून का साउथ पोल वाटर आइस सोर्स के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टेमिस प्रोग्राम भविष्य की मार्स मिशन का क्या है, फाउंडेशन है। उसके बाद आर्टेमिस मिशन में गेटवे स्पेस स्टेशन भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद इंडिया, यानी कि जो इंडिया का इसरो है, आर्टेमिस एकॉर्ड्स का सिग्नेटरी भी है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा कैलिनग्राड किस देश का हिस्सा है, ठीक है। कैलिनग्राड किस देश का हिस्सा है, तो इसके बारे में भी हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले चारों ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन है, पोलैंड है, रशिया है और लिथुआनिया है। तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों ये सी करेक्ट है। ये रशिया का पार्ट है, ठीक है। इसका जरा सा हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट नोट देख लेते हैं। तो कैलिनग्राड रूस का एक एक्सक्लेव, ठीक है जो कि मेनलैंड रशिया से अलग अलग है, ठीक है। कैलिनग्राड बाल्टिक सी के तट पर स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। यह पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित रशियन टेरिटरी है, मतलब ये पोलैंड और रशिया के बीच में है, ठीक है। पहले कैलिनग्राड का नाम ये था, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोनिंग बर्ग था, ठीक है। द्वितीय विश्व के बाद 1945 में यह क्षेत्र सोवियत यूनियन को मिल गया। कैलिनग्राड, ठीक है, रूस का स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री रीजन है। यहाँ पर रूस का बाल्टिक फ्लीट तैनात है, ठीक है। और ये जो है आपका, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कुछ ऑप्शंस आपके लिए है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी की गई। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएनडीपी। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा इसके शॉर्ट नोट के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, द्वारा जारी किया जाता है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट है, ठीक। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह रिपोर्ट ग्लोबल थ्रेट रिस्क का असेसमेंट करता है, ठीक है। और इसमें शॉर्ट टर्म में यानी 2 वर्ष का और लॉन्ग टर्म में यानी 10 वर्ष का रिस्क बताया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट का आधार ग्लोबल रिस्क, ठीक है, परसेप्शन सर्वे है। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज से जुड़े जोखिम 2026 में भी टॉप ग्लोबल कंसर्न बने हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट सबसे गंभीर और लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिस्क माने जाते हैं। और आपको यहाँ पर कुछ और टॉप जो है हेडिंग्स दे दी जाती है, आप इसको जोर से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी किस राज्य में शुरू किया गया। हमारे पास ऑप्शन है केरला, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, ठीक है। इसको पहले हम लोग इसके शॉर्ट नोट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने आंसर पर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया भारत का पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी कोची यानी केरल में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम थोड़े से और डिटेल में।
तो यह फेरी ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर क्या है आधारित है। फेरी में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें जीरो एमिशन होता है और ये इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है। प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत विकसित किया गया। फेरी का उपयोग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब बाकी आपको लिए यहाँ पर दे दिया गया है कुछ पॉइंट, आप इसे जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, राफा बॉर्डर किन दो क्षेत्रों या देशों के बीच स्थित है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है इसराइल लेबनान, इजिप्ट गाजा स्ट्रिप, जॉर्डन इसराइल और सीरिया, ठीक है, और इसराइल है। तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम अपने इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।